पत्नी एक सच्ची साथी। दोस्तों, यह कहानी आपको कुछ जानी पहचानी लग सकती है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे उसके परिवार और पति के घर में ही किसी नौकरानी की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जानी पहचानी इसलिए क्योंकि हमारे देश में यही कहानी हर दूसरी महिला की है। इसलिए एक बार इस कहानी को पूरा पढ़ें, सुने। पूरे 5 साल बाद विनय लंदन से लौटा था। लंदन से एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए विनय काम करता था। विनय अपने देश, अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही विनय की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपनी माँ, बाप, भाई, भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर दिखी नज़र आई। लेकिन उसकी नज़रें रागिनी को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये रागिनी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। विनय एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने रागिनी के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती ही कहाँ है। विनय ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। विनय अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश था, लेकिन ये बात कि रागिनी उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 5 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए विनय उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर रागिनी बालकनी में आकर खड़ी हो गई और विनय की तरफ देखने लगी। विनय भी जैसे गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह रागिनी को ही देखना चाहता हो। विनय से नजरें मिलते ही रागिनी के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। विनय भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। रागिनी सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद विनय रागिनी को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ, मेरे पास वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है। विनय यही बात दूसरी बार रागिनी के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हर दिन नहीं होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। विनय अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी विनय को मिलने आते रहे और रागिनी को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली रागिनी इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे, सिवाय रागिनी के। विनय चाहता था कि रागिनी भी उनके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद रागिनी ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त विनय और रागिनी अच्छे से मिल नहीं पाए। विनय रागिनी के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था। इसलिए उसने रागिनी को परेशान नहीं करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। रागिनी सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी सी बच्ची रोने लगी, तो रागिनी तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। विनय कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो विनय उठा और रागिनी को पुकारने लगा। जब रागिनी पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। विनय बाद में रागिनी को देखने लगा तो रागिनी उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब विनय सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि रागिनी ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। विनय अब सब समझ गया था।
पर वो अपने माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि रागिनी को ज़्यादा काम ना कराया करो, इसलिए उसने खुद ही रागिनी की मदद करना शुरू कर दिया था। विनय के हाथ बटाने से रागिनी को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। विनय ने कुछ ही दिनों में महसूस कर लिया था कि रागिनी अब वो रागिनी नहीं रही थी जिसे विनय शादी करके लाया था। वो तो कोई और ही थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये रागिनी तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी के डर की वजह से सहमी हुई हो। विनय रागिनी को उसके काम में और ज्यादा मदद करने लगा। विनय का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़े और उसकी दीदी ने मिलकर विनय को समझाया कि तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए भी बर्तन धोते हुए देखे तो वो अच्छा थोड़ी लगता है। और सोचो, आगे चलकर रागिनी को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। विनय हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बातें मानता आया था। जिस तरह से सबने विनय को समझाया था, विनय भी उनकी बातों में आ गया। अब विनय रागिनी की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने विनय को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। विनय ने अब घर में ही ब्यूटी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया था। अब उसे दो बेटियां और एक बेटा था। 2 बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना विनय कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद विनय ने यह फैसला किया कि वह अब रागिनी के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर रागिनी भी काम पर जाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसे की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी विनय को इजाज़त दे दी। विनय चाहता था कि माँ भी उनके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब रागिनी नौकरी करती थी और विनय घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। रागिनी घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की विनय के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी रागिनी का हाथ न बटाया करता था। विनय अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मशरूफ़ रहता। कभी कभी रागिनी उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। रागिनी तो बीमार थी, लेकिन एक बार विनय कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में विनय के पास सिर्फ रागिनी ही थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे विनय को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो रागिनी के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो रागिनी का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि रागिनी ने खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़रअंदाज करता आया था। विनय को अब अपना दर्द रागिनी के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू विनय की आंखों से बहने लगे और उसने अपनी सारी गलतियां और गुनाहों के लिए रागिनी से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फ़र्क होता है जितना कि सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर किसी भी पति या पत्नी का अपने जीवन साथी के प्रति व्यवहार सुधर जाएगा तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा।
दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।